हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। क्विक रिवीजन होगा यहाँ पर, और जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछेगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से, है ना। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसकी यूनिट होती है कूलम। इतना आपने पढ़ा था क्लास 10th में। अब इसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपको बताने के लिए बता दिया मैंने, है ना। इसका कोई रोल नहीं है इस चैप्टर में, डेफिनेशन का रोल नहीं है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ये बात आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब चार्जिंग कौन कौन से मेथड से होगी वो मेथड हम लोग देखेंगे। वैसे दो टाइप से चार्जिंग इस क्लास 12th में है, रबिंग और इंडक्शन की वजह से। रबिंग की वजह से आप जानते हो, बचपने में किया, ऐसे बाल को ऐसे रब करके फिर पेपर उठाते हैं तो उड़ जाता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, है ना। इंडक्शन की वजह से चार्जिंग क्या होती है? जैसे दो, एक कोई जैसे ये देख लीजिए, हाँ, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी में अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की बॉडी, नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब जो अनचार्ज बॉडी, उसके पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लेते हैं 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव भी होने चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस तो कट जाता है, कट गया, लेकिन एक बच गया, तो ये कैसा चार्ज हो गया? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है या अनचार्ज बॉडी होती है, उसके पास चार्जेस नहीं होते। ये गलत बात हो जाएगी। चार्जेस होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी उतने ही होते हैं, नेगेटिव भी उतने ही होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट कुटा के बराबर हो जाएगा। तो ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं, उसके जस्ट पास लाते हैं, टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन में चार्जिंग जो होती है ना, तो विदाउट कांटेक्ट होती है। तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए तो चार्ज बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे हम इसके पास लेके आएंगे तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ये बात आपको पता ही है। तो इधर सब क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्जेस, इधर आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्जेस, और दूसरे अपोजिट में चले आएंगे पॉजिटिव चार्जेस। अब इसको बी से सेपरेट कर दो तो ये भी बॉडी चार्ज हो गई। कौन सी बॉडी? जो अनचार्ज बॉडी थी, है ना। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि अनचार्ज बॉडी के पास दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन बराबर होते हैं, तभी वो न्यूट्रल हो जाता है ना। जैसे न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया। तो इंडक्शन की डेफिनेशन लिखिए, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट द एंड। पूछी कभी नहीं जाएगी, है ना, तो इतना ध्यान भी नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो एमसीक्यूज के लेवल पे पूछी जाती है कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब करते हैं, रबिंग की वजह से चार्जिंग करेंगे, तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? तो याद रखना है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। एक फर वाला भी है, वो आप बताना कि किसमें कौन सा चार्ज आता है। अब चार्जेस की प्रॉपर्टी देखेंगे तो 3 प्रॉपर्टी हैं, एक एडिटिविटी, एक क्वांटाइजेशन और एक हो जाएगा कंजर्वेशन। एडिटिविटी में क्या बोला गया है? टोटल चार्ज को अगर ऐड करेंगे तो नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग ऐड करते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो चार्ज को नॉर्मली मतलब एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल मैथ नहीं आएगी, है ना। क्वांटाइजेशन में क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी कभी चार्ज फ्लो करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो थोक में मतलब होता है ग्रुप में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। मान लेते हैं जैसे हमने किसी स्विच को टच कर दिया तो चार्जेस अगर मेरी बॉडी में आएंगे, 1 कूलम चार्ज का झटका लगाए तो मेरी बॉडी में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, भैया अरबों अरब चले गए। 1 अरब में कितने जीरो होते? 7, भैया यहाँ 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो थोक में एंटर करते हैं, कोनो फ्रैक्शन रिएक्शन में नहीं आता, है ना। इसको बात याद रखना है। क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटाइजेशन मतलब होता है थोक में, मतलब बहुत भारी संख्या में।
फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना। फिर इसके बाद कंजर्वेशन की बात करेंगे। चार्ज को ना बिगाड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, है ना। और ये थोड़ी बहुत हमने चीजें बताई थी, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे चार्ज बॉडी दे देंगे, बोलेंगे चार्ज स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो चार्ज बॉडी के अंदर की बात करोगे तो जीरो होता है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि ग्रामोफोन में डस्ट क्यों जम जाती है, तो ग्रामोफोन जब रोटेट होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो डस्ट नेगेटिवली चार्ज होती है, दोनों अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए धूल धक्कड़ बैठ जाती है ना। तीसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, चार्जिंग की वजह से क्या मास ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है भैया। इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया ना, करंट लग गई, इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, है ना। और चौथा क्या है, चौथा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? तो हमने अक्सर पढ़ा है कौन सा, प्लस प्लस रिपल करेगा, माइनस माइनस रिपल करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बना है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर एक बहुत बड़ा चार्ज है और एक छोटा चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली बहुत बड़ा है, नेगेटिव बहुत छोटा है, तो ये रिपल, ये अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, है ना। सेम चार्जेस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, सेम चार्जेस वैसे रिपल करते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा कूलम्स का लॉ। कूलम ने अपना लॉ दिया और उसकी कंडीशन और शर्तें भी बताई। शर्तें क्या है पहले वो बता देते हैं। कूलम ने बोला कि आपने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, दो मासेस रहते हैं, जैसे अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता, रिपल्सिव नहीं होता। लेकिन जो भैया कूलम ने लॉ दिया, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये बातें बोली, अभी बताता हूं आपको कौन सी। जैसे एक कोई चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा हो सकता है, तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ये दोनों टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, तो रिपल्सन हो गया। माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, रिपल्सिव हो गया। अगर प्लस और माइनस हुआ तो अट्रैक्शन हो गया, माइनस और प्लस हुआ तब भी अट्रैक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला क्या था, कूलम ने क्या बोला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्जेस के बराबर, Q1 Q2 के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर। ये बात भैया किसने बोली थी पता, न्यूटन ने भी बोली थी, लेकिन वहां पर मास था, यहां पर चार्ज है, बस यही फर्क है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और यहां लिख देते Q2 अपॉन में R स्क्वायर। डायरेक्टली का सिंबल हटाएंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K का मतलब क्या होता है, तो K की वैल्यू भाई साहब ने दी है, कूलम भाई ने दी है, तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये क्या है, अपसाइलन क्या है, अपसाइलन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और ये किसी भी मीडियम में रहती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू, अगर इस टोटल की वैल्यू की जाए तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इतनी बातें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, है ना। अब चलते हैं वापस अपने कूलम की तरफ। तो कूलम ने ये फॉर्मूला बता दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसकी कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है, शर्तें ये है कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, मतलब अपनी जगह फिक्स रहना चाहिए, और चार्ज बिल्कुल पॉइंट रहना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज रहना चाहिए। आप यानी मोहल्ला भर का चार्ज उठा ले, है ना, तो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और उनके बीच की मिनिमम दूरी 10 की पावर माइनस 15 होनी ही चाहिए, है ना। ये नहीं कि न्यूक्लियस के बीच में घुस गए चार्जेस का, उनका फोर्स पता कर रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए 10 की पावर माइनस की 15, है ना। फिर इसके बाद स्टैटिक चार्जेस रहने चाहिए, मीडियम पे काम कर जाता है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो ये बातें हम लोग को याद रखनी है। और अभी कंपैरिजन आएगा, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ के बीच का कंपैरिजन पूछा गया है। मेन बात आपको ये याद रखनी है, 1/4 एप्सिलॉन है ना यहाँ पे,
तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर एप्सिलॉन हो जाएगा तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ये मीडियम पे है और ये वैक्यूम और एयर पे है, ये वैक्यूम और एयर पे है, और ये किसी भी मीडियम में, एनी मीडियम। ये बातें आपको अपने दिमाग में, कलेजे में, गुर्दा में, फेफड़ा में, सब जगह सेट कर लेनी है। और इसके बाद अगर इन दोनों में रिलेशन निकाला जाए तो देखो फॉर्मूला लिखा है एफ वी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ किसी भी मीडियम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इससे उड़ा दिया 1/4 पाई Q1 Q2 से कट गया आपस में, आर स्क्वायर से कट गया, बचा कौन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा सिर्फ एप्सिलॉन, पलट गया, सबसे ऊपर एप्सिलॉन आ गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और यहाँ पर के भी लिख लेना है। इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इतनी बातें हो गई, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं आगे आगे क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में भैया आ गया डिफरेंस। सिमिलैरिटी तो नॉर्मली सिमिलैरिटी दोनों में एक ही होगी, तो हमने एक ही जगह लिख दिया है। दोनों 1/r² का लोग फॉलो करती हैं। उसके पास भी देखो कूल, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो G m1m2/r² होता है ना, m1m2/r²। अगर कूलम्स लॉ की बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। देखो दोनों के अपॉन में r² चल रहा है, तो दोनों सिमिलर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं M1 M2 के, ये चार्जेस के, और ये दोनों सेंट्रल फोर्स है। मतलब कि अगर ये अर्थ है, ये मून है, तो दोनों सेंटर पे कनेक्ट होंगे, और Q1 है और Q2 है तो दोनों भी सेंट्रल से कनेक्ट होंगे, दोनों सेंटर फोर्स है। अब इसकी बात बोलेंगे, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब दोनों का फोर्स ना बढ़ाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता है। और इसके बाद ये वैक्यूम में दोनों ऑपरेट किए जा सकते हैं। उसका वैक्यूम का फॉर्मूला बताया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और भाई साहब धरती और मून, मतलब बोले अर्थ और मून, बोले वैक्यूम में कौन सा एटमॉस्फेयर है मून के पास, है ना। तो ये बातें हो गई। डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, और जो न्यूटन ने लॉ दिया है ना, ग्रेविटेशनल लॉ, वो अट्रैक्टिव है सिर्फ। और इसके बाद ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो न्यूटन वाला लॉ है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी मीडियम पे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत तगड़ा फोर्स है भैया, बहुत स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जो न्यूटन का लॉ है वो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, फिर भी सोचो नचा रहा है धरती को, और मून नाच रहा है अर्थ के। तो ऐसे सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, है ना। हम किसी के चक्कर और आप किसी के चक्कर, किसी ना किसी के कोई ना कोई चक्कर काटता ही रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अब आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब आप समझोगे तो जैसे मान लेते कोई चार्ज है Q, अब यहां पर भी एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, चौथा चार्ज है, पांचवा चार्ज है, छठवां चार्ज है, सातवां चार्ज है, ऐसे डिफरेंट टाइप के चार्जेस है। लेकिन न्यूटन भाई साहब बोल के गए थे कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स ही बता सकता है, कौन सा, सॉरी कूलम भाई साहब बता के गए थे कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का ही फोर्स बता सकते, कूलम का फॉर्मूला। तो दो के बीच का अगर आप फोर्स निकालोगे तो कूलम लॉ तो बता देगा। अगर इन दोनों के बीच का निकालोगे तब भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच का तब भी आ जाएगा, यहाँ का तब भी आ जाएगा, वहां का तब भी आ जाएगा, इधर का तब भी आ जाएगा, उधर का तब भी आ जाएगा। लेकिन जब आप दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लोगे तो तीसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भाई साहब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। अगर आप सबका फोर्स निकालना चाहते हो तो इससे निकाला F1, इससे निकाला F2, F3, F4, F5, F6, F7 और सबका फोर्स जोड़ दिया, वेक्टर सम होता है सबका। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि अगर ढेर सारे चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसका निकाल लो, ऐसे दो दो का सबका कनेक्ट करके निकाल लो, तो टोटल वेक्टर सम निकाल देना, तो एग्जैक्ट आपको रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा कि Q पर कितना चार्ज लग रहा है। When the number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all the other charges. Force between the two charges is not affected by the presence of other charge. कोई दूसरा चार्ज हस्तक्षेप नहीं करेगा जब दोनों के बीच का फोर्स निकाला जा रहा हो। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, है ना। क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं करेंगे लेकिन हम लोग बाद में करेंगे अगली वीडियो पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड।
लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन, है ना। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। कोई चार्ज है उसके आसपास का उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आपने इतना पढ़ा है कि अगर ये एक मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके आसपास भैया एक फील्ड होगी जिसकी वजह से लोहा लंगड़ वाली चीजें ये खींच लेगा। तो इसी की जो स्ट्रेंथ होती है, जहां तक की ये स्ट्रेंथ होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के आसपास एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड is said to exist at a point or if the force of electric origin is exerted on a stationary charge body। ये नहीं समझ में आया होगा, ये वाली नीचे वाली पढ़ लो। Force experienced by the unit positive charge placed at that point without disturbing the position of some other charges। समझो बात को, जैसे कोई चार्ज है ना, इसके आसपास इसकी स्ट्रेंथ होगी। अब हमें पता करना है कि इस पर कितनी स्ट्रेंथ है। तो एक हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। और ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ना के बराबर, है ना। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है टेस्ट चार्ज के बारे में। अब इसके बाद जब टेस्ट चार्ज को हम लोग लेके आएंगे इसके घेरे में, तो ये इस पर ताकत लगाएगा। तो जितनी ताकत से लगाएगा उतना हमें इसकी फील्ड के बारे में पता चल जाएगा। तो जितना फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगेगा, जितना फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगेगा, उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया क्या, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स क्या है, जितना ताकत लगा रहा है मेन वाला चार्ज किस पर, क्यू नॉट पे, टेस्ट चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F बाय क्यू नॉट, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे, खुराफात करके आपने 11 तो पढ़ी होगी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सिंबल होता है प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस चलती है, ये बात आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, इसको याद रखना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस बनेगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो मतलब प्लस से माइनस जा रही है। एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आंसर क्या हो गया, ये वाला चार्ज मतलब फर्स्ट वाले डायरेक्शन की तरफ जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता था, तो मैंने बना दिया। अब आगे की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करने के लिए दो टाइप की डिराइवेशन है। देखो डिराइवेशन तो अब आती नहीं भैया, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं ये लोग, तो ये डिराइवेशन बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन अपना कर्तव्य है भैया, बताना पड़ेगा तो बता देते हैं, है ना। मेन चीज है आपको फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो फिर आप भैया समझ लो खेल गए क्वेश्चन में, नहीं तो फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे हमने मान लिया एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि एक्सियल मतलब होता है इसी एक्सेस में कितना काम कर रही है। तो हमने यहाँ पर एक कोई टेस्ट चार्ज ले लिया Q0। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए इलेक्ट्रिक, देखो ये डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द व्हाट इज द नेचर ऑफ द फील्ड, ये डिराइवेशन नहीं, डिराइवेशन आगे आएगी जो मैंने बताया एक्सियल वाला। अभी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, कहां से बनाया, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। फिर इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है F बाय Q, है ना। E की जगह तो वही छाप दिया, F की जगह लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और बगल में कौन बैठा है, Q, तो यहाँ लगा देते हैं 1/Q। एक Q ने एक Q को काट दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला आपके सामने प्रकट हो चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इतनी बातें आपको दिमाग और जहन और गुर्दा फेफड़ा लंग्स सब में रख लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनाया था, E इक्वल टू F बाय Q, आ गया क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, है ना। तो अभी आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बनाई। अब थोड़ी सेकंड चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला इसी के टर्म्स में निकाल दिया जाएगा। इतनी बात याद रखनी है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले यार, क्या जाता है तुम्हारा, लेकिन हमें मेहनत पड़ती है, तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा रंग हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। फिर इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स क्या करना है अभी लगा के आगे लगाएंगे, है ना। अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बात समझना, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, हमने बताया था ऐसे, तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस।
इतना हो गया। अगर आप माइनस से प्लस चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से प्लस। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डाइपोल होता क्या है, अच्छा एक चीज और बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अगर 3D में रिप्रेजेंट करना है तो आपको कट्टम बनाना पड़ेगा, और अगर आपको 3D में रिप्रेजेंट करना है तो डॉट बनाना पड़ेगा। अब कट्टम और डॉट में क्या डिफरेंस है, मान लेते हैं ये मार्कर है ना, या फिर तीर है। तीर, जब तीर अंदर की तरफ घुसती है तो उसका पिछवाड़ा आपको दिखता है, पिछवाड़ा ऐसे होता है, तो ये इनवर्ड घुस रही है, इनवर्ड। अगर ये बाहर निकलेगी तो आपको इसका पैनापन, नोक दिखेगी, तो ये है आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये इनवर्ड डायरेक्शन है। दो बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अगर दो चार्जेस सेम चार्जेस बट अपोजिट्स हैं, अगर दो चार्जेस विद सेम साइन बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a, कोई डिस्टेंस है, जैसे कोई ये प्लस का चार्ज है ना, और ये माइनस का चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोल देते हैं 2a। अगर कोई सेम चार्जेस बट डिफरेंट साइन के साथ किसी डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है तो डाइपोल का क्या बन जाएगा, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल किसी भी एक चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। डाइपोल क्या होता है, किसी भी एक चार्ज को उठा लो और उन दोनों के बीच की जितनी दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, तो डाइपोल बन जाता है। डाइपोल इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल, रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल p। और इसकी यूनिट अगर निकालोगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो कूलम मीटर हो जाएगी, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। डाइपोल बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है। डाइपोल दो चार्जेस होंगे सेम साइन के, सेम वैल्यू के साथ, बट साइन डिफरेंट हो जाएगा। डिस्टेंस 2a लेते ये लोग, है ना, कुछ भी ले सकते हो लेकिन 2a लेना है। क्यों, क्योंकि काम करेगा, आगे बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अच्छा बताओ ये डाइपोल है कि नहीं, HCl बताओ। अच्छा ये डाइपोल है कि नहीं है, तो देखना H प्लस टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा अगर डिसोसिएट करोगे तो। H प्लस और Cl माइनस तो दोनों चार्जेस है, दोनों देखो सेम चार्जेस है, -1 +1, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 2a मान ले, डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये डाइपोल बन जाएगा, है ना। तो ये डाइपोल है। केमिस्ट्री में भी डाइपोल आएगा और फिजिक्स में भी डाइपोल आएगा, दोनों में आएंगे डाइपोल डाइपोल, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q2a, फॉर्मूला होता है Q2a। कहीं कहीं बुक में 2L भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं बुक में 2L भी लिखा रहेगा। चलो अब डिराइवेशन समझो, वही डिराइवेशन जो मैंने पहले बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो ये देखो सबसे पहले बात, देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, 2a से सेपरेटेड था, मिड पॉइंट अगर लेंगे तो इसको a मिलेगा, उसको भी a मिल जाएगा। अब हमें p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी तो क्या होगी, है ना। एक बात समझना आप, एक बात समझना, बात क्या है कि देखो ए तो हो गया, है ना। तो ये जी जो यहाँ पे ओ लिखा है और ओ से पी की दूरी है जो आर है, ओके, ओ से पी की दूरी क्या है, आर। अब देखो एक बात, ये बनाया हमने माइनस का क्यू, ये बनाया हमने प्लस का क्यू, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ना। तो अगर आप माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से अगर इस चार्ज पे पता करोगे, देखो प्लस का ये भी है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिपल्सन, यहाँ पर हो जाएगा तगड़ा सा रिपल्सन, यहाँ हो जाएगा तगड़ा सा क्या, रिपल्सन। अगर इसकी वजह से चार्ज पता करोगे तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लेकिन ये काफी दूर है तो ये उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना फोर्स भाई लगा दे गया, है ना। तो ये देखो पास है तो प्लस और प्लस रिपल करेगा तो बाहर की तरफ गया, तो फोर्स किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और ये माइनस की क्यू की वजह से, तो एफ माइनस क्यू की वजह से चार्ज। अब अगर हमें दोनों का फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो आपको पता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो माइनस होता है, लेकिन माइनस ना करो तब भी हो जाएगा। देखो नेट फोर्स निकालना है तो आ जाएगा प्लस क्यू की वजह से चार्ज और माइनस क्यू की वजह से चार्ज, नेट निकालना है। अब यहां लगा देंगे हम लोग कूलम्स का लॉ, अब हम लगाएंगे कूलम्स का लॉ। अब कूलम का लॉ क्या कहता है वो देखो, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी थी ना, अरे मैंने फोर्स पे लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ई नेट निकालना है, ई प्लस की वजह से और ई माइनस की वजह से, ये निकालना है टोटल। तो ई पॉजिटिव की वजह से निकालोगे, पहले ही नेगेटिव की वजह से निकाला, 1/4 एप्सिलॉन नेट, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस ये टोटल आर है, और ए जोड़ दो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ई माइनस प्लस की वजह से निकालोगे तो प्लस का क्यू आया, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो आर में ए हटा दो तो इतना बचेगा, इतना इतना बचेगा, ये आर माइनस ए।
तो ये निकाल दिया। अब दोनों का ऐड कर दिया, ई एक्सीएल निकालने के लिए ई प्लस और ई माइनस को जोड़ दिया। जैसे आप जोड़ोगे तो ये कॉमन था क्यू और 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिया। निकाला तो अंदर क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला। दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के कट्टम पिट्टा होते होते इतना बन जाएगा, है ना। और ये आपको मैंने सॉल्यूशन कर ही दिया है, आप एक बार देख लेना। मैथ्स के स्टूडेंट होगे तो काफी समझ में आ जाएगा, बायो का होगे तो दिक्कत देगा। फॉर्मूला ई एक्सीएल का हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। पी क्या होता है, अरे अभी अभी पढ़ाया डाइपोल होता है। पी का क्या होता है, डाइपोल। पी का होता है डाइपोल, है ना। ई टोरियल का निकालोगे, ई टोरियल का निकालोगे तो देखो यहाँ माइनस क्यों था, यहाँ प्लस क्यों था, ए से सेपरेट किया मतलब डाइपोल है। अब यहाँ पर इक्टोरियल मतलब वाई एक्सिस में चेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, बाहर की तरफ भागा। माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ आया। और ई रिजल्टेंट निकालना है, मतलब थीटा कितने डिग्री का होगा, तो थीटा भैया निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हार्ड डिराइवेशन है, ये थोड़ा सा हार्ड डिराइवेशन है। ई माइनस की वजह से निकालोगे तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता है, फिर ये पता है, और आपको निकालना क्या है, एपी। एपी निकालने के लिए देखो हमें पाइथागोरस लगाया और ये वैल्यू निकाल दी, ये एपी की वैल्यू आ गई, ये एपी की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको ई क्यू निकालना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज रखा और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का था, निकाल लिया था, उसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। और हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह के रख दिया ताकि थोड़ा सॉल्यूशन में दिक्कत ना है। अब ई प्लस की वजह से निकालोगे, फिर से वही करना है। और रिजल्टेंट निकालना है तो सीधा आप फॉर्मूला छाप देना, ई इक्वल टू 2 ई क्यू कॉस थीटा। 2 ई क्यू की वैल्यू दोनों सेम ही थी तो हमने वही रख दिया है, ए बार स्क्वायर। फिर कॉस थीटा आपको निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस हो जाएगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये लगा दिया। कॉस थीटा की वैल्यू तो काट पीट के बराबर करोगे तो आ जाएगा पी बाय आर क्यू। फॉर्मूला याद रखो, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, डिराइवेशन भूल जाओ आप। अब के जमाने में डिराइवेशन देना बेवकूफी होगी। आईआईटी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर बना रहे पगला जाते हैं ये लोग फिजिक्स वाले। ई इज इक्वल देखो ई एक्सीएल निकाला था तो 2p बाय आर क्यूब आया, ई इक्टोरियल निकाला तो p बाय आर क्यूब आया। दोनों का रेशियो पूछ लेगा, एक्सीएल बड़ा है कि इक्टोरियल बड़ा है, तो एक्सीएल बड़ा है, उसके पास 2p है, इसके पास एक ही p है। तो इन दोनों का रेशियो अगर पूछा जाए तो ई एक्सीएल अपॉन ई इक्टोरियल, ई एक्सीएल अपॉन ई इक्टोरियल इज 2:1। ये बात आपको याद रखनी है। एक्सीएल 2 टाइम्स है तो इक्टोरियल 1 टाइम है। ये बातें भैया दिमाग जहन गुर्दा फेफड़ा सब में रखना, मजा आ जाएगी अगर पेपर में आ गया तो, और नहीं मजा आई तो फिर पैसा वापस। अब अगला टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क आपने नॉर्मल भाषा में पढ़ा है कि घुमावदार फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो किसी चीज को रोटेट कर देता है उसको टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। दरवाजे में भी लगता है, धक्का मारो तो रोटेट करने लगता है दरवाजा, पंखा में भी लगता है टॉर्क। तो टॉर्क मतलब होता है कोई सर्कुलर मोशन या रोटेशन वाला मोशन पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या है भैया, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने उस पर पीला वाला ये जो पीला का लगा दे रहा है वो डाइपोल रख दिया। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड कितने, दो 2a से, मतलब ये डाइपोल है। दो सेम चार्जेस विद अपोजिट साइन 2a से सेपरेटेड होंगे तो उसको डाइपोल कहते हैं। अब ये माइनस का क्यू है, तो माइनस का क्यू है तो इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अभी अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। अगर फोर्स निकालना तो क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ई। यहाँ का फोर्स चाहिए है तो प्लस का क्यू ई हो जाएगा, तो इस पर लग रहा है प्लस का क्यू, इधर लग रहा है माइनस का क्यू ई। अब बताओ डाइपोल ऐसे रखा रहेगा कि रोटेट हो जाएगा, तो अगर फोर्स लग रहा है तो भैया रोटेट हो जाना चाहिए। टोटल टॉर्क अगर पता करेंगे अभी तो इस हिसाब से अगर अभी पता करें तो प्लस का क्यू ई माइनस क्यू कट पिट के बराबर हो जाएगा, टॉर्क ऐसे ही रखा रहेगा, डाइपोल नहीं घूमेगा। टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है 0। लेकिन अगर आप इसका डिराइवेशन करोगे तो देखो ये टॉर्क था, ये कितना था 2a, ये डाइपोल है 2a। यहां से मैंने एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, देखो ये बन गया एंगल। ये एंगल है कितने डिग्री का पता ही नहीं, थीटा। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हमने कुछ साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, पीएच होता है। परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, पी लिख देते हैं, और हाइपोटेन्यूज कितना है तो 2a। कैसे पता है, तो ये देखो ये 2a है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a। तो यहां से हमने p की वैल्यू निकाली 2a sin थीटा, p की वैल्यू निकाली 2a sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ph bh है ना, वहीं से हमने डाइपोल की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला p sin थीटा होता है, तो टॉर्क p क्या था, p डाइपोल थे, ये क्या है डाइपोल। ये मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
पीई। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो पीई साइन थीटा हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला रट लो, पीई साइन थीटा, बात खत्म करो, है ना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, स्टेबल अनस्टेबल करके आएगा टॉर्क में, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगा, तो पी साइन थीटा होता है, साइन 0 पे कितना होता है, स्वाहा, तो ये हो जाएगा मिनिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क पता करना तो साइन 90 पे 1 होता है, तो थीटा 90 पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, टॉर्क 90 डिग्री पर मैक्सिमम रहेगा, बात याद रखनी है ना। फिर ये मैंने क्वेश्चंस कुछ करा है, क्वेश्चन इस वाले वीडियो पे नहीं, क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो पे। इतने फॉर्मूले हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, इतने फॉर्मूले हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ पता चल पाती है चार्जेस की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, बात पता चल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब लगातार जहां से स्टार्ट हुई वहां पर खत्म होंगी, है ना। कर्व होती है, स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, कर्व्ड होगी, जिस पॉइंट से निकली उस पॉइंट पे एंड हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग टेंजेंट्स से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे क्यू पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन पता करना हो तो टेंजेंट की तो वहां की उसकी डायरेक्शन बता दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, मान लेते हैं कर गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कर गई, ऐसे कर गई, तो हमें अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा तो बताओ डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे। अगर इस जगह का पता करना होगा तो ऐसे। अब बताओ मैथ्स के हिसाब से दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, मैथ्स के हिसाब से दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपको यही बात लिखनी है कि दो टेंजेंट्स बन जाएंगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल करेगा एक पॉइंट पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स नहीं बन सकती। लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल, 90 डिग्री पर होता है, ये बात मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। लाइन डोंट पास थ्रू कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी बात आगे आएगी, है ना। और मेन बात आपको याद रखनी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे घुसती है, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे घुसती है ना। फिर आगे बढ़ो, ये देखो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे अंदर घुसी, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे घुस रही है। और फिर इसके बाद एक बात और याद रखो, आगे अभी गॉस थ्योरम आने वाली है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर समझते हो, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का सरफेस किधर की तरफ दिखा रहा है, तो बोर्ड का सरफेस इधर की तरफ भाग रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हर सरफेस का होता है, क्योंकि अभी इतना बात याद रखनी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस। अब इसके बाद आ जाएगी गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम नॉर्मल भाषा में समझो क्या है, गॉस थ्योरम नॉर्मल भाषा में समझो क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फ्लक्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या चीज होती है, फ्लक्स क्या चीज होती है वो देखो, जैसे 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 एक ये कॉपी है, जैसे ये कॉपी है ना। अब यहां से मैं आर पर कुछ लाइनें भेजूं, आर पर लाइनें भेजूं, कोई तीर मार दूं तो आर पार हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो फ्लक्स का कहना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर आर पार हो रही हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। जैसे 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 देखो ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कितने डिग्री पे निकलनी चाहिए, 90 डिग्री पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। मैं खड़ा हूं, मेरे को 90 डिग्री पर आर पर तीर छेद के चली जाए तो उसको क्या बोल देंगे, फ्लक्स। लेकिन होनी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, तभी फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, 90 डिग्री पर आर पार छेद कर अगर कोई लाइंस जा रही है तो उसको फ्लक्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल सी बात है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एट 90 डिग्री इज नोन एज फ्लक्स, है ना। यही बात हमने लिखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और छोटा सा ई बना देते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गई, तो फ्लक्स का फॉर्मूला समझना, देखो फ्लक्स इसे बोलते हैं। और फ्लक्स का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करके निकलने कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या आता है,
90 डिग्री आता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है वैसे ई और ए, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया एट 90 डिग्री इज नोन एज फ्लक्स। अब आ जाएंगे गॉस। गॉस ने क्या कहा, गॉस ने अपने थ्योरम में स्टेट की, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। कोई चार्ज है, उसको ये 3D सरफेस से क्लोज कर देंगे। आप 3D सरफेस कहां से लाएंगे, तो गॉस ने इमेजिनरी 3D सरफेस को सोचा, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। मेरे एग्जाम में आया था कि गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन बताओ, तो गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल 3D क्लोज सरफेस है जिसमें कोई चार्ज बन रहता है और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर निकल रही होती हैं, है ना। फिर से एक बार, एक हाइपोथेटिकल 3D क्लोज सरफेस होता है। देखो ये हाइपोथेटिकल है, 3D है और क्लोज्ड है, तो चार्ज को बंद किए हुए है ना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो गॉस ने अपनी थ्योरम में क्या बोला, गॉस ने बोला टोटल फ्लक्स किसी चार्ज से जो निकल रहा होगा वो बराबर होगा किसके, 1/ε0 के। तो गॉस की थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज बंद है, वो 1/ε0 टाइम्स का प्रोडक्ट होगा। कितना चार्ज बंद है किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर अंदर, वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स के बराबर। किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, जैसे ये चार्ज है। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो सिंपल से क्या करना, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स किसका, जितना चार्ज बनता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक ऊपर पड़ा ई ए कॉस थीटा वो लिखा है, और एक अभी अभी गॉस ने बताया कौन सा, चार्ज बाय एप्सिलॉन। दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हो गए। एक गॉसियन सरफेस से निकालेंगे, गॉस ने दिया, और एक नॉर्मल, एक गॉस ने दिया, एक नॉर्मल। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कौन सा, कि बोला जाएगा कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके कूलम्स का लॉ बनाया जाए। फिर से एक बार, गॉस का थ्योरम इस्तेमाल करके कूलम्स का लॉ बनाया जाए। तो भैया देखो, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लेना आप, ई ए कॉस थीटा होता है ना, जिसको कोई कोई एस भी बोल देता है, एस मतलब सरफेस एरिया, तो ई डी एस लिख दिया। अब हमें गॉस थ्योरम अगर पता करनी है, तो गॉस ने अपने 3D सरफेस जैसे बनाया, मान लीजिए 3D सरफेस कोई बना दिया। अब यहाँ इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, तो हम सब जगह से थोड़ा ना चेक करेंगे भैया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन काट लेंगे और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेंगे, और फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ देंगे, पूरी बॉडी आ जाएगी। जैसे अगर मम्मी लोग खाना पकाती हैं, चावल पका रही हैं, तो पूरा चावल दबा दबा के चेक करेंगे कि अल्ले भैया ये पक गया, वो पक गया, सारे दाना दबा दबा के थोड़ा ना चेक करती है। एक दो दाने उठा लो चावल के, उसको दबा के चेक कर लो कि पक गया है, तो मतलब पूरा चावल पक गया है। तो वैसे ही गॉस ने किया, एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसको डीएस बोला गया, है ना। अब इधर से चेक कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, तो मतलब पूरी बॉडी से इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। छोटा सा पोर्शन का फ्लक्स निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। इतनी बात करनी है ना, इतनी बात करनी है। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीएस कर दिया मैंने, ईडीएस कितना। अब फिर गॉस थ्योरम लगाइए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था गॉस के हिसाब से, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को इक्वेट करो, ये भी फ्लक्स वो भी फ्लक्स बराबर हो जाएंगे, ईडीएस और क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्लास 10 में पढ़ा है, कौन सा होता है, 4πr², है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब 4πr² को नीचे भेज दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय r², जैसे आप नीचे भेजोगे। फिर इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई था, ई की जगह रख दो आके, वापस है कूलम्स लॉ चला आएगा दौड़ते दौड़ते। इसका मतलब कूलम ने सही बात बताई थी, कूलम ने सही बात बताई थी, है ना। तो ये बातें ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, पेपर में आ चुकी है, 3 नंबर का काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये न्यूमेरिकल्स है, ये भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल, वो भी न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल। और कुछ है, बस इतना ही है। अच्छा एक चीज और, चार्ज कोई स्फीयर है ना, चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर ये वैसे तो अनचार्ज होना चाहिए। चार्ज स्फीयर में इनसाइड में जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो रहता है। तो एक बोला जाएगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो ए पॉइंट में, मतलब आउटसाइड द स्फीयर,
एक आपको बॉडी पे चेक करवा लेगा और एक इनसाइड पर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल पे नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।